नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे बहुत ही खास स्टूडेंट, जिन्होंने पिछले साल 2021 के दो बड़े रिक्रूटमेंट क्लियर किए, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। दोनों ही एग्जाम बहुत अच्छी मेहनत और बहुत लगन के साथ इन्होंने क्लियर किए थे। अभी ज्वाइनिंग अवेटिंग है। दोनों की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुके हैं, और क्योंकि पीओ का एग्जाम क्लियर किया है तो डेफिनेटली एज ए पीओ ही ज्वाइन करेंगे। आई थिंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इनका सिलेक्शन हुआ यस है एज ए पीओ। तो इंट्रोड्यूस करते हैं मितांशु को। हेलो मितांशु, कैसे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। तो मितांशु, सबसे पहले अपने बारे में सभी एस्पिरेंट्स को कुछ चीजें बताओ। अपना थोड़ा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और कितने समय से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वही बेसिक बेसिक चीज। ओके सर, मेरा नाम मितांशु राज है और मैं बिहार से हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से की है। और ग्रेजुएशन के बाद मैं जनवरी 2020 से अपनी तैयारी बैंकिंग के लिए प्रॉपर सीरियस तैयारी मैंने जनवरी 2020 से शुरू की। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मितांशु, ये बैंक एग्जाम प्रिपेयर करने का कहाँ से दिमाग में आइडिया है? मतलब इन्होंने सजेस्ट किया या फिर इन जनरल ऐसे ही सर्च कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए और मिल गया? नहीं सर, एक भैया थे मेरे, अच्छा कज़न है, वो बैंक अच्छा। में ही थे। तो वो वही मेरे को हमेशा बताते थे कि बैंक में तुम जा सकते हो। और बचपन से बैंक में आना जाना लगा रहता था, अच्छा क्योंकि मम्मी का काम रहता था। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और अच्छा फिर एक बार आफ्टर ट्वेल्थ हम एक बार भैया के पास, जो बैंक में काम करते थे, उनके पास गया भी थे। अच्छा तो अच्छा। वो घुमाए थे, मैनेजर मैनेजर वगैरह से बात कराए थे। तो वहाँ से एक ये भी हो गया कि हाँ, बैंक में ही जाना है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले तो अपने प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्सेस थे आपके प्रिपरेशन के लिए। यस सर। तो सबसे पहले प्रीलिम्स पे आ जाते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे अभी। प्री के जो तीन सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स, इसके क्या क्या सोर्सेस थे और कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किए, एक बार जल्दी से अपने शब्दों में ही बता दीजिए। सर, पहले तो ऑफलाइन क्लासेस ही था, कोविड के पहले। और चूंकि ग्रेजुएशन से पहले हल्का फुल्का हम तैयारी कर दिए थे, बट एसएससी और बैंक दोनों का करते थे। बट आफ्टर ग्रेजुएशन हम सोचे कि बैंकिंग में ही जाना ज़्यादा सही रहेगा, और इसका प्रोसेस वगैरह भी बहुत फास्ट है। तो पहले तो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह फॉलो किए थे, और ऑफलाइन क्लासेस वगैरह का जो भी नोट्स था। बट उसके बाद सर, इंग्लिश के लिए हम ज़्यादा रीडिंग पे फोकस किए थे। ग्रामर वगैरह का रूल तो थोड़ा मोड़ा याद था, मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो याद था। बट रीडिंग पे हम पूरा रिलाई किए थे। और सर, मैथ के लिए हम एक सर हैं यूट्यूब पे, अभिनय मैथ करके हैं। वो एसएससी का भी पढ़ाते हैं और बैंक का भी पढ़ाते हैं। तो उनका ही मतलब मैथ्स मेरे को ज़्यादा समझ आता था। और सर, रीजनिंग के लिए ऐसे इन उस समय 2020 जनवरी फरवरी मार्च, इस समय कोई था ही नहीं दिमाग में कि किससे पढ़े। तो स्पीड बहुत कम था, और जो सीनियर्स थे क्लास में उन्हीं से हमेशा गाइडेंस वगैरह लेते रहते थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ऐसे ही ये तीनों सेक्शन की तैयारी। और लेकिन सर, हम जनवरी 2020 से ही करंट अफेयर्स का भी तैयारी शुरू कर दिए थे। वो स्टडी आईक्यू पे एक डॉक्टर गौरव गर्ग सर है, उन्हीं को अच्छा हम कॉन्स्टेंटली फॉलो करते थे और नोट्स वगैरह उसके बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो प्रीलिम्स के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर था। मतलब आपके बताने से यस मुझे सर। ये सेंस निकला है कि क्योंकि आप एसएससी बैंक की पहले से ग्रेजुएशन के टाइम से ही प्रिपरेशन कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, तो बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर थे। बात थी सिर्फ प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस में प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आई थिंक स्पीड का ही होता है, क्योंकि सवाल तो सॉल्व हो ही जाते हैं। अगर टाइम लिमिट वाला यस जो सर। कंस्ट्रेंट है वो हटा दें तो कोई भी बच्चा सॉल्व तो कर ही देगा सारे के सारे, जो भी सेक्शन में। तो स्पीड बनाने के लिए आपने क्या किया? ये बच्चे बड़े स्ट्रगल करते हैं इनिशियली, जो थोड़े से जिनको टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, कि सर सॉल्व तो सब हो जाता है बट टाइम के अंदर नहीं हो पाता है। तो स्पीड के लिए क्या आप सजेशन देंगे सभी स्टूडेंट्स को, ये बताओ। सर, शुरू शुरू में तो स्पीड रीजनिंग में मेरा भी कुछ खास नहीं था। मतलब पजल बनते ही नहीं थे। तो फिर जो मतलब चूंकि हम ऑफलाइन जाके टेस्ट देते थे, तो बगल में भैया जो बैठे रहते थे, जो सीनियर होते थे, वो लोग देखते थे कि वो लोग 20 मिनट में लगभग सारे क्वेश्चन बना देते थे। तो उनसे मैंने काफ़ी गाइडेंस ली, उसको मैंने प्रॉपरली फॉलो किया।
और वो लोग चूंकि बताते थे कि चाहे जितना लेट लगे बट खुद से पजल बनाओ, मतलब तुरंत आके सॉल्यूशन मत देख लो, मतलब अपने अपने दिमाग पे जोर डालो, बनाओ और उसको वापस से बनाओ। मतलब कोई एक पजल अगर तुम बना रहे हो, वो पहले अटेम्प्ट में 10 मिनट में बना, कोशिश करो कि फिर से उसको तुम वापस बनाओ, और एक दिन में 5 से 7 पजल तुम अपना प्रैक्टिस करो। तो उस अनुसार से उस अकॉर्डिंग हम अपना पजल का किए थे। तो स्टाइलों में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। अच्छा। तो वो भी एक सीनियर भैया से ही पूछे थे, बट फिर भी सर वैसा कुछ स्पीड नहीं आ पा रहा था। मतलब 25 से 28 ही बन पाता था, और चूंकि उस समय था तो उस समय कोई प्रॉपर एग्जाम क्लियर हुआ नहीं था। एग्जाम सर पहला जो क्लियर हुआ था वो IBPS PO था, वो 2020 वाला था। तो सर रीजन ये था कि मेंस को साथ में लेके नहीं चल सकते, मेंस को साथ में नहीं लेके चलने की वजह से मेंस जो था वो क्लियर नहीं होता है। और सर जनवरी 2021 में फाइनली कहीं से सर वर्चुअल चैनल मिला था रीजनिंग के लिए। अच्छा। तो वहां से सर मेरे को लगा कि ये पहले क्यों नहीं मिला प्रॉपरली, क्योंकि उस समय सब्सक्राइबर भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे, और वहाँ प्री के भी बहुत सारे कंटेंट मिले। मेंस के तो सर बात ही हटा दीजिए मेंस का। तो सर अगर बात किया जाए रीजनिंग मेंस का, अगर कोई एक टीचर फॉलो करना या फिर वर्चुअल चैनल के बाद कोई और रीजनिंग का ट्यूटर फॉलो करना, तो सर वो हम कभी किए ही नहीं, मतलब उसी पे स्टिक किया। और सर वहाँ जो आप प्रॉब्लम कहाँ हो जाता था सर कि इंस्ट्रक्शन बढ़िया से सर हम लिख नहीं पाते थे। अच्छा। प्रॉपर तो जो आपका तरीका था एरो वगैरह दे के राइट टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट का, तो वो बहुत छोटा लगा। तो प्रॉपरली अभी भी अगर हम अपना नोटबुक देखें तो उसका फोटो अगर शेयर करें तो लगेगा कि सर आपका ये है वो हो गया। तो वो मेरे को वहां से सर स्पीड आना शुरू हुआ। तो उसके बाद 18 मिनट 19 मिनट में 35 सवाल होने होने लगते थे। अच्छा। तो और कुछ वैसा कुछ नहीं है, बस अप्रोच गलत था मेरा। तो अप्रोच पे काम किए। मतलब क्या है कि अप्रोच ही सही नहीं रहेगा सर, कितना भी बनाते रहे वो मेरे को लगता है नहीं आएगा, उससे कुछ चेंजेस नहीं आएगा। थोड़ा अप्रोच पे अच्छा। भी काम करना है। अच्छा। अच्छा। तो मितांशु का ये कहना है कि यार प्री की आप जैसे तैयारी कर रहे हो, जैसे मितांशु के क्या हुआ था कि यार 25 से 28 में सर स्टक हो गए थे कि 25-28 तक का अटेम्प्ट था। बट जैसे ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की ना और मेंस के सवालों पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया ना, तो प्री के सवाल और ज्यादा आसान लगने लगे। और जब वो और आसान लगने लगे तो वो और आराम से बनने लगे और जल्दी भी बनना स्टार्ट हो गए थे। यही मैं बात का सार निकाल पा रहा हूँ मितांशु, यही कहना चाहते हैं यस आप? सर, यस सर, यस सर, हाँ, यस। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है मितांशु की तरफ से, जिन्होंने 2021 में IBPSP और IBPS दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं। तो इस सजेशन को जरूर लीजिएगा। जितने भी बच्चों के ये इशू आता है जो पूछते हैं कि सर स्पीड नहीं बन पाती, हम कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, और वहां तक नहीं पहुंच पाते तो कभी हम मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करते। जिसपे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सर्टेन लेवल पे प्री की तैयारी हो जाए तो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन लंबा समय मांगती है, बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि प्री की तो तैयारी ऐसी होती है कि यार कोई भी नोटिफिकेशन आया, आप प्री की तैयारी करोगे सबसे पहले। अब प्री का जब एग्जाम दे दिया और मेंस का एग्जाम, उसके बीच में इतना समय नहीं होता है कि आप मेंस की भी पढ़ाई कर लोगे बीच में। वो समय चला गया। वो मे भी हमारे टाइम जब एग्जाम हुआ करता था, जब 5 बच्चों को पता था कि SBI PO का भी कोई जॉब रहता है, अब वो समय जा चुका है। आजकल तो ऐसा SSC के भी बच्चे, रेलवेज के भी बच्चे बैंक का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नौकरी 1 साल में ही मिल जाती है, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा रेयर है अपने देश में, कि भैया एक बारी में एग्जाम हुआ, एक बारी में रिजल्ट हुआ और नौकरी भी मिल गई। तो हर साल आपको देखने को मिलेगा, चाहे CET आए ना आए, ये ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़े टाइम बाद प्री के साथ आप मेंस भी स्टार्ट कर दो, और जैसे जैसे मितांशु ने बताया मेंस की पढ़ाई करोगे तो प्री वाला स्टफ आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा और जल्दी बनने लग जाएगा। अच्छा चलो मितांशु, अब अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं यार, मॉक्स पे आ जाते हैं। मॉक्स का बड़ा बच्चों के क्वेरी रहता है, डाउट रहता है, सर कितने मॉक्स दें, कब कब मॉक्स दें, पूरे रूटीन पूरे शेड्यूल में मॉक को एडजस्ट कैसे करें, क्योंकि मॉक तो लंबा समय ले लेता है। प्री के फिर भी सर मॉक देना समझ आता है, मेंस के मॉक कितने देने चाहिए, क्योंकि मेंस का मॉक बड़ा लंबा समय तो अटेम्प्ट करने के बाद थक जाता है इंसान। फिर एनालिसिस अगर अगले दिन भी जैसे करते हैं तो उसमें भी लंबा समय लगता है। तो कितने मॉक्स आपने दिए थे मेंस के लिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर जब जब भी कोई नोटिफिकेशंस आती थी कोई भी एग्जाम की, तो हम यूजुअली प्री का ही मॉक देते थे, और जो आपके चैनल पे जो मेंस का चलता था उससे प्रैक्टिस करते थे, और मैथ्स का कोई और
एजुकेटर हैं उनको हम फॉलो कर लेते थे डीआई के लिए और थोड़ा मोड़ा अर्थमेटिक प्रैक्टिस के लिए। बाकी इंग्लिश के लिए रीडिंग रहता था और जीए तो सर हम कंटिन्यूअसली पढ़ते थे। बट जैसे मेरा प्री क्लियर होता था और ऐसा लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि क्लियर हो सकता है, तो उसका सर हम मॉक लगाना चालू कर देते थे मेंस का तुरंत उसके बाद ही। और 2 दिन का गैप रखते थे, एक दिन ताकि बढ़िया से एनालिसिस कर पाए। और सर जब रिजल्ट आ जाता था, प्रॉपरली रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद भी यही प्रोसेस रहता था कि सर 1 दिन मॉक देना है और 2 दिन का गैप। बट सर जैसे 7 दिन बचा रहता था मेंस का, तो सर हम लगातार मॉक देते थे मेंस का, लगातार 3 घंटे मॉक मॉक देते थे, ताकि सर उसमें पता लगे कि कहाँ से गलती हो रहा है। मतलब गलती को ढूंढने के लिए कॉन्स्टेंटली हम मॉक देते थे। और ये भी सर आपका एक बहुत पहले आप फॉर्मूला ऐसे बताए थे कि जब मेंस का तैयारी करो तो इस तरीके से तैयारी करो ताकि एग्जाम हॉल में आपका माइंड थके नहीं। तो यही सर हम अप्रोच लेके चलते थे कि लगातार हम सर 3 घंटे बैठते थे और प्रॉपरली मॉक देते थे। और वही चीज सुबह में एनालिसिस जल्दी जल्दी, मतलब उस समय थोड़ा सर स्टडिंग आवर हम बढ़ा देते थे। तो ये मेरा था। और सर हम कभी भी मॉक देते थे मेंस का, तो जो शाम का टाइम रहता था 5 से 8 देने का, लाइब्रेरी में हम पढ़ते थे तो 5 से 8 देते थे, क्योंकि सर उसके बाद मन नहीं करता था पढ़ने का। तो हम नहीं चाहते थे कि बाकी का जो दिन है वो खराब हो जाए। तो प्रॉपरली एक बार बाहर घूम फिर के आते थे और फिर सब मॉक देते थे मेंस का, और उसके बाद सर वापस घर चले जाते थे और अगले दिन सर उसका एनालिसिस चलता। वेरी गुड वेरी गुड। तो मितांशु ने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई है कि किस तरह से मितांशु मॉक्स देते थे। तो इसको आप भी अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिएगा अकॉर्डिंगली, और ट्राई कीजिएगा कि आपको भी इससे बेनिफिट होता है कि नहीं होता। क्योंकि यार होता क्या है, देखो अपने इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और आगे भी मेरे बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैं आपको कॉन्वर्जेशन के थ्रू उनके जो सजेशंस है, उनका जो तरीका रहा है पढ़ने का, वो शेयर करता रहूंगा। बट इन दी एंड जो अपनी प्रिपरेशन है वो अपने खुद की यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा आपको तैयारी का तरीका बता रहा है और वही आपके लिए बेस्ट हो या वही आपको फॉलो करने की जरूरत है। एडवाइस सबसे लेनी चाहिए, बट करना वही चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। और वो तभी पता चलता है जब आप थोड़ा उसे इम्प्लीमेंट करके देखें कि भैया मैंने 5-7 दिन ट्राई किया या फिर 1-2 में ट्राई किया कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है, इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि प्रिपरेशन जब आप करते हो ना, करते करते आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में, अपनी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में अपने आप पता चलने लग जाता है कि यार मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए ये खराब है। आंख बंद करके किसी भी विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब आपको कोई ऐसी चीज दिखती है कि हाँ यार ये भैया या फिर ये सर हमें कुछ ऐसा बता रहे हैं, ये मेरे शायद फायदा हो सकता है, ये मेरे भी इशू आता है, ये शायद मैं ट्राई करके देखूं तो ये वाली चीज सही हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी भी आंख बंद करके किसी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने की कभी जरूरत नहीं। आपको ऐसा लग रहा है उस चीज से फायदा नहीं हो रहा तो उसको उसी समय छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसको कंटिन्यू करने की, क्योंकि बहुत सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं चीजों को इंप्रूव करने के। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन। अब आगे बढ़ते हैं मितांशु। मेंस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और मेंस के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा डिस्कस जो सब्जेक्ट है ना वही होता है। जैसे कोई 100 मार्क्स का वेटेज आ रहा है जनरल अवेयरनेस में, इस तरह से बच्चे बात करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भूल ही जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। तो आप बताइए आपकी जनरल अवेयरनेस की क्या स्ट्रैटेजी थी? करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान दिया? बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ा, स्टैटिक अवेयरनेस, बाकी अपना नॉर्मल वाला जो जीके होता है वो भी पढ़ा, क्या क्या किया आपने? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। सर करंट के लिए हम डॉक्टर गौरव गर्ग सर के अलावा और कोई सोर्स फॉलो नहीं किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका बढ़िया लगता था मेरे को पढ़ाने का भी तरीका, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते थे। तो उसका हम रिवीजन बहुत करते थे, मतलब लगभग ऐसा रिवीजन रहता था सर उस टाइम करंट अफेयर्स का कि अगर कोई नींद में पूछ दे तो बताते सर, इस तरीके का रिवीजन करते थे। क्योंकि डर रहता है ना कि सर कहीं क्वेश्चन आया हुआ नहीं आएगा। तो उसके अलावा हम कोई और सोर्स फॉलो नहीं किए। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सर यूट्यूब पे फ्री था एक प्लेलिस्ट, कपिल काटपाल सर का स्टडी नीति करके एक चैनल है, उस पर टोटली फ्री है। उसके अलावा हम और कहीं नहीं किए। इसका प्रिंट आउट ले लिया और सर जो वीडियो में बताते थे वो प्रॉपरली फॉलो किए। और सर स्टैटिक का जहाँ तक बात है, तो एक ऑलिव बोर्ड पे सर हैं, विष्णु सर, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, विष्णु सर है या कोई है, SBI PO है शायद। उनका 2 घंटे का एक वीडियो है, स्टैटिक है वो,
वो पूरी तरीके से ट्रिक से बताए हैं। तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम उसको देख लेते थे लगातार, मतलब एक बार तो बहुत पहले देख के नोट्स वगैरह बना लिए थे। उसके पहले उसके बाद सर हम एग्जाम के पहले हमेशा देख लेते थे, और एक आध क्वेश्चन सर उससे मिल जाए, क्योंकि नेशनल पार्क वगैरह जितना भी है वो सब कुछ उसमें कवर है। तो ये 3 के अलावा सर हम ज़्यादा कुछ किए नहीं। हाँ, बट सर रिवीजन हम कॉन्स्टेंटली करते थे, ज़्यादा सोर्सेज हम फॉलो नहीं किए हैं, मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। अच्छा, तो डेली का कितना घंटा दिया करते थे जनरल अवेयरनेस को? सर 2 घंटा तो सर 2-2.5 घंटा तो हम करंट अफेयर्स पे जरूर देते थे, क्योंकि मेरे को लगता था कि एक इम्पोर्टेंट है, एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है सिलेक्शन में आपका। और सर बैंकिंग अवेयरनेस को एग्जाम से सर 10 दिन पहले ही हम पढ़ना शुरू करते थे। अच्छा और ऑलिव बोर्ड वाला सर वही 2-3 दिन पहले अच्छा 2-3 बार वीडियो देख लिया, और वो काफी था। अच्छा, तो 2 से 2.5 घंटा आप डेली निकालते थे, और इस 2 से 2.5 घंटे में सर क्या क्लास अटेंड करते थे, रिवीजन करते थे, या सब इंक्लूडेड था इसमें? नहीं सर, 2-2.5 घंटे में सर रिवीजन ज्यादा रहता था, और क्लासेस मान के चलिए सर आधा घंटा, आधा आधा घंटा घंटा और 40 मिनट, आधा बट घंटा रिवीजन का 40। पोर्शन ज्यादा रहता था। अच्छा, मतलब 1.5 घंटा का तो 1.5 घंटे का रिवीजन मान लेते हैं, बाकी आधा घंटा 40 मिनट की अपनी क्लास वगैरह जो भी रहेगी उस दिन की वो फॉलो। सर बढ़िया बढ़िया। सर अपना रिवीजन किसी दिन सर रिवीजन किसी दिन हम छोड़ते नहीं थे, मतलब कोई अच्छा नया चीज पढ़े या ना पढ़े, बट रिवीजन हम जरूर करते थे। अच्छा, रिवीजन कितना कितना करते थे? एक दिन पहले का, एक हफ्ते पहले का, कैसे रिवाइज कैसे किया जाता? सर पहले तो जो नया, जैसे डेली हम करंट अफेयर्स करते थे, ये नहीं हम्म कि मंथली वगैरह, डेली हम्म डेली फॉलो करते थे। और उसको जो, जैसे आज का है, आज का अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ें और उसको साइड में अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए, हम्म तो फॉर सपोज हम 4-5 दिन तक उसको लगातार एक बार गो थ्रू कर लेते थे। हम्म बट सर जहाँ तक 6 महीने का बात है करंट अफेयर्स का, तो हम्म पिछले 5 महीने तक का ही होता है, और एक जो होता है महीना करंट होता है। तो हम्म सर हम इतना रिवीजन कर लिए रहते थे कि हमको हर महीने का 1 से लेके 10 तारीख, फिर 10 से लेके 20 तारीख, और 20 से लेके 30 तारीख, हम इस तरीके से करते थे। और हम्म सपोज अगर मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का हमको करना है, तो हम्म, 1 से 10 तक का जनवरी टू मई हम रोज करते थे रिवीजन। और चूंकि अच्छा, इतनी बार रिवीजन किए थे कि सर समय लगता ही नहीं था, फटाक से सही सर हो जाता था तुरंत। सही है, सही तो है। ये था रिवीजन का स्ट्रेटेजी, चलो, 10-10 दिन का हम सब हमेशा करते थे। वेरी गुड, बढ़िया, अच्छी तरीका बताया मितांशु ने। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा रिवाइज करने का, और कंसिस्टेंट बेसिस पे बार बार रिवाइज करने का, जिससे कि हर बार जब आप रिवाइज करने जाते हो ना, तो वो रिवीजन ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि पहले भी वो चीज आपने इतनी बार रिपीट कर ली है कि अब ऑलरेडी आधे से ज्यादा चीजें तो दिमाग में पहले से है, बस उनको याद दिलाने की जरूरत है। तो अच्छा तरीका है, आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो अपने जनरल अवेयरनेस में क्या स्कोर रहा था एग्जाम्स में? सर इस बार पेपर तो काफी टफ था, हाँ, एग्जैक्ट पेपर याद टफ। नहीं सर। हाँ यस सर, बट कुछ खास नहीं था सर, फिर पेपर काफी टफ था सर। 7 to 8 था सर। अच्छा, 7 to 8 था। किस में, आईबीपीएस यस पीओ सर, में? यस सर। और आईबीपीएस क्लर्क? क्लर्क में सर 15 टू समथिंग था, एग्जैक्ट 15, याद नहीं। 15। अच्छा, अप टू द आईबीपीएस, मार्क नहीं था, बट आईबीपीएस पीओ में किस में सबसे ज्यादा नंबर किस में आए थे? सर इंग्लिश कितना? सर 32.75। और 32 पॉइंट? तो इंग्लिश का बताओ यार, इंग्लिश की कैसे तैयारी की? सर इंग्लिश का था कि डेली रीडिंग पे बहुत हम फोकस किए थे, क्योंकि मेंस में रीडिंग ही, केवल रीडिंग ही रहता है। तो लगभग रोज सर 25 से 30 मिनट हम ये जरूर करते थे, एक नोवेल जो कोई मोटिवेशनल हो गया, जैसे सर यू कैन विन, या फिर हम्म हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल टाइप सर नोवेल, उस तरीके का नोवेल हम रोज 20 से 25 मिनट जरूर पढ़ते थे। और हम्म वो सर उस टाइम पढ़ते थे कि जो दिन का शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी से, मतलब सुबह अच्छा सुबह। और सर उसको हम एक तरीके से अपने प्रिपरेशन का पार्ट समझ के करते थे तैयारी, कि हाँ इससे मेन एग्जाम में हमको परेशानी नहीं होगा, चाहे हम जितना रीडिंग करें। तो हम्म ऐसा भी नहीं था कि सर हम किताब लेके प्रॉपरली रीडिंग कर रहे हैं, नहीं सर। जिस तरीके से अगर हम रीजनिंग का जिस तरीके से मॉक लगाते हैं या रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, सेम उसी तरीके से सर चेयर पे बैठ के पेंसिल हाथ में रहता था, और सर लाइन बाय लाइन हम पेंसिल को मूव करते रहते थे, ताकि हम्म फोकस भी बना रहे और डिस्ट्रैक्शन भी ना हो, और पढ़ने मतलब जल्दी जल्दी हम पढ़ भी पाए। और ये चीज़ सर बहुत बहुत ज़्यादा
ज्यादा बेनिफिट दिया मेरे को मेन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा भी कोई न्यूज़पेपर या कुछ रीड करते थे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? यस सर, यस सर, लाइब्रेरी में चूंकि न्यूज़पेपर रहता था तो हम्म, एडिटोरियल का जो सर पेज था वो 2 एडिटोरियल जो सर साइड में रहता है छोटा छोटा, अच्छा। वही पढ़ते थे सर। इसके अलावा तो सर दिन नहीं पढ़ते थे क्योंकि थोड़ा मोनोटोनस भी लगता था सर, मेरे हम्म को किताब ही पढ़ना ज्यादा सही लगता था, तो इसी वजह से नहीं, किताब पर पढ़। दिन में कितना कोई फिक्स एडिटोरियल था क्या कि इतना पढ़ना है, या फिर कोई ऐसा फिक्स नहीं? नहीं सर, कभी कभी मन नहीं करता था तो स्किप भी कर देते, बट अच्छा। बुक कभी स्किप नहीं की सर। अच्छा, बुक कभी स्किप? तो रीडिंग पे आपने यस, स्पेशल फोकस रखा हमेशा, है ना? यस सर, यस सर, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और रीजनिंग में क्या स्कोर आया था आईबीपीएसपी और आईबीपीएस क्लर्क दोनों में? सर रीजनिंग में 15.50 था पीओ में, हम्म। और क्लर्क में सर 22 पॉइंट समथिंग था, 22 से ज्यादा था। 22 से ज्यादा था, वेरी गुड यार, आईबीपीएस रीजनिंग क्लर्क में अच्छा 22 स्कोर से है। ज्यादा। अच्छा, तो रीजनिंग के लिए मेरी क्लासेस अटेंड की, उसके अलावा मॉक्स कहाँ से देते थे? सर मॉक मेंस के लिए ऑलिव बोर्ड, और प्री के अच्छा। लिए प्रैक्टिस मॉक और अड्डा, अड्डा और प्रैक्टिस। वेरी गुड। तो मेंस के कितने मॉक दिए आपने टोटल? सर वही एग्जाम से सर शुरू में, एग्जाम के 7-8 दिन पहले 5 से 6 तो दे देते थे, उसके अलावा सर वही 7-8, मतलब कुल मिला के 10 से ज्यादा आंसर दिए हैं। 10 क्योंकि प्लस कभी मॉक्स? कभी हम सर प्रैक्टिस मॉक से, यस सर, कभी कभी प्रैक्टिस मॉक से भी हम मॉक दे देते थे, हम्म। बट एग्जाम से 5-6 दिन पहले केवल ऑलिव बोर्ड नहीं हुए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्वांट्स में क्या स्कोर रहा अपना आईबीपीएसपी और आईबीपीएस क्लर्क में? सर क्वांट्स में आईबीपीएस पीओ में 22.50 था, हम्म। और क्लर्क का बिल्कुल सर याद है, क्लर्क का उतना अच्छा नहीं था, बट इसमें पीओ में अच्छा था 22.50। अच्छा, क्वांट्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी? बच्चे परेशान रहते हैं, क्वांट्स को लेके भी काफी परेशान करता है, तो यस उसके सर, लिए? प्री के लिए तो सर अभिनय मैथ जो यूट्यूब चैनल है, अभिनय सर को हम फॉलो किए थे। और अच्छा। सर मेंस का कुछ आइडिया ही नहीं था, मतलब क्वांट्स में मेरे को बहुत डर लगता था प्रॉपरली, मतलब बहुत ज्यादा लिटरली मेरे को डर लगता था कि कैसे होगा। डीआई वगैरह तो सर समझ में ही नहीं आता। तो सबसे पहले सर जब वर्चुअस चैनल 2021 में मेरे को मिला था, उसी समय सर एक लोकेश सर थे, अनअकैडमी पे उस टाइम पढ़ाते थे, अभी ऑलिव बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो उनका एक कोर्स 2-250 में ऐसे ही लॉन्च किए थे, बस हम्म। डीआई का था, बस डीआई मेंस लेवल डीआई था। सर वहां से मेरे को आइडिया मिला कि ऐसे ऐसे सवाल को बनाया जाता है, मतलब उनका भी अप्रोच बहुत अच्छा था। तो अच्छा। अगर लगता है, अगर अगर वास्तविकता में कोई मेंस लेवल, मेंस का जो डीआई वगैरह है, ये सब अगर कोई बनाना सिखाया, या फिर कैसे हम्म। शुरू करते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सब लोकेश सर सिखाए। उसके बाद सर अच्छा। बहुत सारे सर को भी फॉलो किए, बीच में सर सिंह सर को भी हम, उनके लाइव तो नहीं देखते थे, बट अच्छा। उनका रिकॉर्डेड हम सिंह सर का हम डीआई जरूर देखते हैं। अच्छा। और इसके अलावा सर एक करियर डिफाइनर पे है कौशिक मोहंती सर, उनका भी अच्छा। हम मेंस लेवल डीआई था, वो सब देखते थे। अच्छा। बट ज्यादा सर हम, मतलब मेजर जो है वो हम लोकेश सर के ही हम फॉलो किए हैं। अच्छा। Yes, तो इसमें डीआई के अलावा जैसे बच्चों के ये रहता है कि डीआई और अर्थमेटिक के बीच में बड़ी जंग चलती है कि सर अर्थमेटिक क्या हम स्किप कर सकते हैं, क्या हम ये स्किप कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सजेशन? सर एक बार ऐसे ही हम क्लास अटेंड कर रहे थे सिंह सर का, तो यही यही एग्जैक्टली क्वेश्चन था। सर बोले थे कि कभी एक पे रिलाई मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अर्थमेटिक बहुत आसान कर देता है और लोग डीआई ढूंढते रहते हैं। हाँ जी। और सर आईबीपीएस क्लर्क में एग्जैक्ट यही हुआ, डीआई अच्छा। सर एक भी नहीं था, सैटेलाइट टाइप था, हम्म। और अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक सर बहुत आसान था। आसान। तो वही मिस्टेक, वो मिस्टेक मेरे से हुआ कि सर हम डीआई वगैरह ढूंढते में टाइम निकलेगा, बाद में अर्थमेटिक देखे तो बहुत आसान है। तो दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, मतलब पीओ में तो सर डीआई आसान था, मतलब डीआई ऐसा एज इन आसान नहीं था, बट डीआई ज्यादा था तो वो बन गया। बट सर एक पे रिलाई करना बेवकूफी सही। है। बिल्कुल सही। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मितांशु, अब अपने ने ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कवर कर ही ली। अब जाने से पहले आप स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? फाइनल मोटिवेशनल वर्ड्स क्या आपके रहेंगे, जिससे कि इस साल जो टारगेट करें, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा एग्जाम नहीं हुआ, आरआरबी का आई थिंक नेक्स्ट बड़ा एग्जाम रहेगा, और उसके बाद एक सारे आईबीपीएस एसबीआई के एग्जाम्स होंगे। तो आपकी तरफ से सभी जो एस्पिरेंट्स है उनको
क्या सजेशन रहेगा, क्या फाइनल रिकमेंडेशन बताइए। सर यही रहेगा कि मेहनत करना, सर मेहनत बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सर आप बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है सर अगर आपका आधा बात मान लो तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत आपको फॉलो किए हैं। मेरे को लगता है कि ये रिजल्ट का भी जो स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है भेजना, हम आपके अलावा और किसी को भेजे ही नहीं। तो लिटरली आपका हम एडवाइस हमेशा मानते थे। आप बहुत पहले एक बार वही एडवाइस दिए थे कि जब आप तैयारी करते थे तो मेंस का जब तैयारी करते थे तो लगातार करते थे 4-5 घंटा 6 घंटा। तो वो चीज़ सर हम पहले नहीं करते थे। क्या करते, पहले कभी इधर बना रहे हैं उधर बना रहे हैं, तो वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट किए। तो इससे यही ये होता है कि अपने सीनियर्स अपने टीचर्स का बात हमेशा सुनना चाहिए, इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। अगर फायदा हो रहा है तो बढ़िया, और नहीं हो रहा है तो अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अप्रोच पे काम करना चाहिए। और सर मतलब फेलियर से ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो ऐसे उदास बैठे हैं। सर फेल होने का अगर रीजन स्टूडेंट ढूंढने लगे तो बहुत फायदा करता है। और सर मेरा हमेशा यही था कि जितने भी मेंस मेरे क्लियर नहीं, हम हमेशा यही सोचते थे कि रीजन क्या है कि क्लियर नहीं हुआ, मतलब कहाँ गलती हो रहा है। क्योंकि सर एग्जाम निकालने के लिए हम रेडी थे, बट वही था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता था अपने से पेपर को टैकल करने में। तो जब भी कभी फेल हो तो उसको ढूंढे कि कहाँ आपसे कमी रह गया कि आप फेल हो। और सबसे बड़ा बात कि सर रीजनिंग के लिए सोचना नहीं। मैथ्स का तो सर पहले 3 सर थे, अब अभी पता नहीं, बट रीजनिंग के लिए कहीं नहीं सोचना है। प्री और मेंस के लिए इतना ज्यादा कंटेंट है वर्चुअल चैनल पे, मेरे को लगता है कि पेड लेने का जरूरत नहीं है किसी को। मतलब क्योंकि सर पिछले साल जो जनवरी 2021 के बाद सर आप शुरू किए थे, आई थिंक अप्रैल में M3 कोर्स, वो सर लगभग मेरे को लगता है कि 5-6 वीडियो छोड़ के हम सब देखे हैं A to Z। तो कंसिस्टेंसी अपना बनाए रखना है, हार्डवर्क चाहिए, और फेल होने पे हताश नहीं होना है, मतलब डट के खड़े रहना है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लगातार मेहनत करना है। और हमेशा अपने मन में ये चीज़, ये एटीट्यूड जरूर रखना है कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना कि यार क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आप तैयारी करना शुरू किए हैं तो आप ये चीज़ भी सोचिए कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर होगा, हम जरूर क्लियर करेंगे। और ये सब ये तैयारी को सर बहुत आसान बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट मितांशु। तो मितांशु की सारी बातों को सीरियसली लीजिएगा। आप में से एक एस्पिरेंट थे पिछले साल तक, आज बैंकर बन चुके हैं। IBPS PO IBPS क्लर्क दोनों क्लियर किए हैं, दोनों अच्छे बैंक्स में इनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ ही दिनों में एज अ SBI एज अ IBPS PO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करेंगे। आई थिंक DV और बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। तो अच्छे सजेशंस आपको दिए, आपके जैसे जिन सिचुएशन में आज आप हैं उसी सिचुएशन में पिछले साल मितांशु थे। उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की, इनको ओवरकम किया है। तो इनकी जो सजेशंस है बहुत वैल्यूबल है आप सभी के लिए। इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आई एम श्योर ये बहुत फायदा। थैंक्स लॉट मितांशु ज्वाइन करने के लिए, और थैंक सभी यू सर। एस्पिरेंट्स को अपनी जो यस सर। एक्सपीरियंसेस है, अपनी सजेशंस है, जो जो आपने चीजें सीखी है वो शेयर करें। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। थैंक यू।